हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि बिना स्किप किए अच्छे से समझें राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का ट्रांजिशन और उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी इंटरव्यू में जाएं, यही अगर अगर कहीं पे भी एल्गोरिदम उठा दिया है तो राउंड रॉबिन को पहले उठाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझें। तो मैं इसमें थोड़ा टाइम लग सके, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसका ट्रांजिशन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो राउंड रॉबिन समझने से पहले आप ये समझें कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमें राउंड रॉबिन लाना पड़ा। हमने अब तक 5 एल्गोरिदम पढ़ लिया: FCFS, SJF, SRTF, LJF एंड LRTF। पांचों में से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल कौन सा है? प्रैक्टिकली हम किसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ओनली FCFS। यानी कि सिर्फ एक ही एल्गोरिदम ऐसा है जिसे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लेकिन उसका कमी क्या था उसके बारे में हम समझते हैं। अगर FCFS इम्प्लीमेंटेबल है तो हम तो इसे ही चूज करेंगे। तो इसमें अच्छा क्या था, कमी क्या था? अच्छा ये था कि इसमें स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं रह रहा है, ये इसमें जीत जाता था। और क्या अच्छा था? ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है, ये अच्छा था। खराब क्या था? खराब था इसका थ्रूपुट। थ्रूपुट एंड कॉन्वॉय इफेक्ट, यानी कि ये कॉन्वॉय इफेक्ट से सफ़र कर रहा था और थ्रूपुट भी इसका खराब था। यानी कि कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ कि कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्रोसेस अगर सीपीयू में घुस के बैठा है जो कि ज़्यादा समय ले रहा है, और उसके कारण जो छोटे प्रोसेसेस हैं जो कि कम समय लेने वाले प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़ा है बड़े प्रोसेस के कारण, तो हम उन्हें बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो FCFS में ये प्रॉब्लम होता था क्योंकि ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है FCFS। अब राउंड रॉबिन क्या कर रहा है ना, राउंड रॉबिन बोलता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना, अगर FCFS स्टारवेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन सॉल्व करता है, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। राउंड रॉबिन बोलता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, हम टाइम क्वांटम प्रोवाइड करेंगे। टाइम क्वांटम। अब ये टाइम क्वांटम क्या है? टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि मैक्सिमम अलाउेबल टाइम फॉर ए प्रोसेस इन द सीपीयू। यानी कि हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू में रहने के लिए कितने समय तक अलाउ करेंगे, इसे हम बोलते हैं टाइम क्वांटम। ठीक है, तो टाइम क्वांटम हम हर एक प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हम बोलेंगे कि हर एक प्रोसेस का टाइम क्वांटम सेम होगा। यानी कि 3 सेकेंड से ज़्यादा कोई, मैं अगर बोलूँ कि टाइम क्वांटम 3 है, अगर मैं बोलूँ कि हर प्रोसेस का टाइम क्वांटम 3 होगा, इसका मतलब ये है कि 3 सेकेंड से ज़्यादा कोई भी प्रोसेस सीपीयू में नहीं रहने वाला। तो इसके कारण हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिलेगा। तो हर प्रोसेस अपने अपने इक्वल चांस के साथ अपने काम को अंजाम लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉल्व किया, जिसके कारण किसी एक प्रोसेस को इतना वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक बड़े प्रोसेस के कारण। ठीक है, तो FCFS और टाइम क्वांटम को मिला दिया जाए, FCFS प्लस टाइम क्वांटम, दैट इज व्हाट राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कैसे काम करता है। और एक चीज़, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है उसके ऊपर हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का मतलब क्या है। और एक चीज़ कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आजकल के मोस्ट ऑफ द ओएसिस में यूज़ होते हैं, उसका न्यू मॉडिफिकेशन करके उसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को कैसे यूज़ किया जाए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि हमने प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम दिया हुआ है और टाइम क्वांटम दिया हुआ है। टाइम क्वांटम होगा मेरा 2 टाइम यूनिट। ठीक है, तो हम इसके तहत हम समझते हैं कि गांठ चार्ट हम कैसे बनाएं। तो हमने जैसे कि बताया था कि हम इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हम क्यू को बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही एड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्यू को बना लेते हैं। ये हमारा होने वाला है क्यू। ठीक है, और उसके बाद हम बनाएंगे गांठ चार्ट। ठीक है, ओके, तो अब देखो क्यू में पहला कौन सा प्रोसेस आएगा, यानी कि पहले हम किसे रन करेंगे। हम पहले रन करेंगे प्रोसेस P1 को, क्योंकि प्रोसेस P1 ये है मेरा क्यू, ये है मेरा गांठ चार्ट।
ठीक है। तो P1 सबसे पहले मेरे प्रोसेस में आने वाला है, क्यू में आने वाला है। अब क्यू से वो गांट चार्ट में जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। P1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो टाइम क्वांटम 2 दिया गया है, इसका मतलब कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम, मैक्सिमम टाइम 2 टाइम क्वांटम दिया जाएगा। तो यानी कि मेरा P1 रन करेगा 2 टाइम यूनिट तक। अब 2 टाइम यूनिट तक कौन कौन से प्रोसेस आए होंगे उन्हें क्यू में भी ऐड किया जाएगा। अराइवल टाइम यानी कि 1 टाइम यूनिट पे मेरा प्रोसेस P2 आ रहा है, यानी कि मेरा प्रोसेस P2 1 टाइम यूनिट पे आ रहा है, तो मेरा प्रोसेस P2 यहाँ पे अराइव कर गया, ठीक है। अब टाइम यूनिट 2 पे ख़त्म होने से पहले P3 भी आ चुका होगा, यानी कि अब P3 भी यहाँ पे क्यू में एंटर कर चुका। एक बार यहाँ पे P1 मेरा अपना काम ख़त्म कर लिया, तो P1 अब फिर से आ जाएगा यहाँ पे क्यू में घुस जाएगा, क्योंकि उसका सिर्फ 2 ही सेकेंड कंप्लीट हुआ है, उसका और 2 सेकेंड बचा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रंट में कौन है। P2 है, P2 कट के आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि टाइम क्वांटम 2 है, तो हम 2 सेकेंड ही देंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये चलेगा 4 सेकेंड तक। तो हम इसे फिर काटेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 टाइम यूनिट उसका बचा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब 4 सेकेंड कंप्लीट हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेस आए होंगे, यानी कि प्रोसेस एट टाइम यूनिट 3 प्रोसेस P4 आया, तो P4 मेरा इसके अंदर चला गया। फिर टाइम यूनिट 4 पे प्रोसेस P5 आया, तो P5 इसके अंदर चला गया। उसके बाद मेरा P2 यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, समझ में आया। अब मेरा प्रोसेस P3 यहाँ से कटेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस P3 को सेम टाइम क्वांटम दिया जाएगा 6 सेकेंड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ठीक है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम है 6, यानी कि इसका टाइम यूनिट बचेगा 0, यानी कि एक बार एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस P3 इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि P3 का काम हो गया ख़त्म। अब 6 टाइम यूनिट तक मेरा प्रोसेस P6 भी आ चुका है, यानी कि प्रोसेस P6 इसके अंदर जाएगा, ठीक है, क्यू के अंदर। उसके बाद अब कौन आने वाला है, अब आएगा प्रोसेस P1, ये अगेन चलेगा 2 टाइम क्वांटम, यानी कि 8 सेकेंड तक। अब 2 क्वांटम चलने के बाद इसका भी काम तमाम, क्योंकि ये अगेन 0 हो चुका है, ठीक है। P1 का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, अब इसके बाद आएगा प्रोसेस P4। P4 का टाइम है 1 सेकेंड, तो यानी कि P4 रन होगा मेरा 1 सेकेंड। अब आप लोग पूछेंगे कि टाइम क्वांटम तो 2 है, ये 1 सेकेंड क्यों रन होगा। अरे भाई, टाइम क्वांटम का मतलब मैक्सिमम टाइम है, इट्स मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल टाइम है। तो इसे हम रन करेंगे 9 सेकेंड तक, ठीक है। कंप्लीट हुआ, प्रोसेस P4 भी हट गया। अब प्रोसेस P5 यहाँ से कट के आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। P5 का टाइम अगेन उसको टाइम क्वांटम मिलेगा 2 सेकेंड, यानी कि 11 सेकेंड तक वो रन करेगा, और उसका टाइम कितना बचा होगा, 4 सेकेंड बचा होगा, ठीक है। यानी कि अब P5 मेरा चल गया होगा क्यू में, समझ में आया। अब यहाँ से कट के आएगा प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 अगेन रन होगा 2 टाइम क्वांटम, यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम यूनिट के तक, यानी कि 13 सेकेंड तक, यानी कि इसका बचा होगा अगेन 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि P2 फिर से मेरा क्यू में गया। अब प्रोसेस P6 कट के आएगा, मेरा प्रोसेस P6 कितना सेकेंड चलेगा, अगेन 2 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड तक, ठीक है, चला मेरा प्रोसेस P6। उसके बाद अगेन मेरा प्रोसेस P6 क्यू में गया, ठीक है, इसका बचा 1 सेकेंड। अरे मेरा प्रोसेस P4 ख़त्म हो चुका है ना, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इसको मैंने काटना भूल गया। अच्छा, अब फिर कौन आएगा, फिर प्रोसेस P5 आएगा, ठीक है, यानी कि प्रोसेस P5 अभी रन होगा अगेन 2 सेकेंड तक, इसका 2 सेकेंड बचेगा, 2 सेकेंड तक ये रन होगा, ठीक है। फिर P5 रन होने के बाद फिर ये चला जाएगा क्यू में, एक बार फिर से क्यू में चला गया। अब कौन आएगा, प्रोसेस P2 आएगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ घुसेगा, ठीक है, ये अगेन रन होगा 19 सेकेंड तक, यानी कि इसका टाइम बचेगा 0, यानी कि ये अगेन कंप्लीट हो गया। अब ये नहीं जाएगा क्यू में। अब क्यू से कौन आएगा, प्रोसेस P6 आएगा। P6 का 1 सेकेंड ही बचा हुआ है, यानी कि P6 रन होगा टिल 20 सेकेंड तक। फिर एट लास्ट कौन बचा है, ओनली प्रोसेस P5 बचा, यानी कि P5 आएगा, उसका जितना भी टाइम बचा है, उसका 2 सेकेंड ही बचा है, तो वहाँ तक रन होगा, उसका काम तमाम होगा। तो इस तरीके से हम इसका गांठ चार्ट बनाते हैं। अब फटाफट से हम चलते हैं गांठ चार्ट के बाद हम बनाएंगे टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो राउंड रॉबिन की अगर हम बात करें तो इसके केस में प्रोसेस नंबर, ठीक है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम,
वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज आप लोग कैलकुलेट करना, इतना मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। चलो, तो प्रोसेस कितने हैं, 6 प्रोसेसेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हुआ, प्रोसेस P1 मेरा कंप्लीट होता है, इसमें देखो कहाँ कंप्लीट हुआ प्रोसेस P1, 8 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यानी कि कंप्लीशन टाइम है 8। P2 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है, यहाँ देखो 19। P2 का कंप्लीशन टाइम है 19। P3 का लास्ट से देखो, लास्ट देखोगे तो मिलेगा आंसर। P3 का कंप्लीशन टाइम है 6, ठीक है। P4 का कंप्लीशन टाइम P4 9, ठीक है। P5 का कंप्लीशन टाइम, इसका कंप्लीशन टाइम है 22। P6 का कंप्लीशन टाइम है 20, ये हो गया मेरा कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि टोटल कितना समय वो रैम में रह रहा है। तो कंप्लीशन टाइम है मेरा 8, अराइवल टाइम कितना है 0, तो प्रोसेस इसका हो जाएगा 8 टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस P2 का, कंप्लीशन टाइम है 19, अराइवल टाइम कितना होगा, अराइवल टाइम होगा 1 सेकेंड, यानी कि इसका हो जाएगा 18, ठीक है। 19 माइनस 18, इसका है कंप्लीशन टाइम 6, अराइवल टाइम मेरा है कितना 2, यानी कि 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। और फिर उसी हिसाब से P4 का कितना है 9 माइनस 3 दैट इज़ 6, और P5 का कितना है 22 माइनस 4 दैट इज़ 8, ओके। एंड P6 का कितना है 20 माइनस 6 दैट इज़ की 14। इतने मेरे टर्नर टाइम निकले। आप इनसे एवरेज निकालिए, ठीक है, वो आपका काम है। फिर चलते हैं वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा प्रोसेस कितने समय वेट कर रहा है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि कितने समय वो रैम में रह रहा है माइनस कितने समय वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यही है ना उसका वेटिंग टाइम। तो रैम में कितने समय रह रहा है, उसका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि P1 का निकालें तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। इसका 18 माइनस यहाँ पे 5 था गेस, हाँ ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13। P3 के केस में 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। अब बात करते हैं हम P4 के केस में, ये जो कि हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। फिर बात करते हैं हम प्रोसेस P5 के विषय में, जो कि हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, इसका हो जाएगा 14 माइनस 3 दैट इज़ 1। इतना है मेरा वेटिंग टाइम, ठीक है, ओके। P6 का वेटिंग टाइम, एक मिनट, समझ में आया। तो ये है हमारा वेटिंग टाइम। अब समझते हैं रिस्पॉन्स टाइम, पहला रिस्पॉन्स कब मिला, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस P1 कब अराइव हुआ था 0 सेकेंड में, उससे पहला रिस्पॉन्स भी 0 सेकेंड में मिला, यानी कि 0 माइनस 0 इज 0। P2 कब हमारा आया, P2 हमारा आया अराइवल टाइम है 1 सेकेंड, पहला रिस्पॉन्स उसको मिला 2 सेकेंड, यानी कि 2 माइनस 1 दैट इज़ की 1, यानी कि 1 है मेरा इसका रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। P3 की अगर मैं बात करूँ तो P3 मेरा अराइव हुआ 2 सेकेंड में और उसे रिस्पॉन्स मिला 4 सेकेंड में, यानी कि 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रोसेस P4 के विषय में। P4 आया 3 सेकेंड में, उससे पहला रिस्पॉन्स मिला हमारा 8 सेकेंड में, यानी कि 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, ये है हमारा रिस्पॉन्स टाइम इस P4 का। फिर हम बात करते हैं P5 के बारे में। P5 हमारा कब आया, P5 हमारा आया 4 सेकेंड में और उसे पहला रिस्पॉन्स मिला हमारा 9 सेकेंड में, यानी कि 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, ये अगेन हो गया 5। P6 की बात करें तो P6 हमारा कब आया 6 सेकेंड में, उसे पहला रिस्पॉन्स मिला 13 सेकेंड में, यानी कि 13 माइनस 6 कितना होता है भाई लोग 7। तो इतना हमने कैलकुलेट किया। अब एवरेज आप लोग कैलकुलेट करें और मुझे थ्रूपुट भी कैलकुलेट करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना आया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन अगर हो सकता है तो मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर रहने देता हूँ इतना ही के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि मैं आपको प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और HRRN, 2 एल्गोरिथम्स ऐसे बचे हैं जिनको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। उनको समझने के बाद हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे इस नए अध्याय के ऊपर, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग के ऊपर, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।